हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका क्लास होगा वो होगा क्लास नंबर आपका 20। इसके पहले आपका 19 टेस्ट आपका पूरा करवाया गया है और इसको आप 20 कर लीजिएगा क्योंकि 19 तक आपका हो गया है। तो आज होगा टेस्ट नंबर आपका 20। और इसके पहले अगर 1900 टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी वहाँ पर पीडीएफ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 75 सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर के, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग आपका सेम है। तो ये दोनों का कंबाइंड टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना है। इसी नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे भी कीजिए, फ़ोन पे गूगल पे भी यही नंबर है और व्हाट्सएप भी यही नंबर है। और इस पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर भेज देना है, फिर आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ पर जो भी आपका पीडीएफ है वगैरह जो भी आपका क्लास हुआ है उसका सारा नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो और इसके अलावा दोस्तों हमारा सीटेट का भी क्लास चल रहा है। तो जो लोग अगर सीटेट की क्लास करना चाहते हो तो सीटेट की भी क्लास चल रही है। इसका भी एडमिशन अभी चालू है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी और संस्कृत और शिक्षण शास्त्र की अभी क्लास चल रही है। तो जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पूछा गया है। तो बुद्ध की जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों वो हुआ था राजगीर में, ठीक है। और ये जो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको महाकश्यप, ठीक है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था राजगीर में। और ये कहाँ हुआ था राजगीर में, तो सप्तकर्णी गुफा है राजगीर में, वहीं पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और उस समय मगध का जो शासक था वो था अजातशत्रु। याद रखिएगा, मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। और इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्षता थे वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। जी हाँ, परमार वंश का शासक कौन नहीं था। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, यानी कि गंगेदेव जो था ये आपको परमार वंश का शासक नहीं था। दोस्तों गंगेदेव जो था ये कलचुरी वंश का शासक था, है ना। याद रखिएगा, गंगेदेव किस वंश का था, तो कलचुरी वंश का था। और बाकी जो उपेंद्र है, मुंज है, उदयादित्य है, ये सभी आपको परमार वंश के शासक थे। गंगेदेव हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी, है ना, 1853 ईस्वी में। और ये जो बिछाई गई थी रेलवे लाइन ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और ये जो बिछाई गई थी दोस्तों ये बम्बई से थाने से लेकर के बम्बई से थाने के बीच में बिछाई गई थी आपको, ठीक है। याद रखिएगा, बम्बई से थाने के बीच में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था आपका। और अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा है। जी हाँ, तो ये त्रिरत्न जो सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है आपका, ठीक है। किससे है, जैन धर्म के ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। जी हाँ, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बताइए, तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, तो 1206 ईस्वी में। और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। और उनका संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, 1206 से 1290 तक शासन किया था।
अगला है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था। जी हाँ, इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसके समकालीन भारतीय राजा पूछा गया है कौन था। तो देखिए, भारत में जो इंग्लैंड आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में वहाँ की जो रानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, और 1600 ईस्वी में जो भारत के राजा थे वो थे आपको अकबर, है ना। कौन थे? अकबर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए, अकबर के दो, उस समय अकबर थे आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। जी हाँ, तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में इसमें आपको स्त्रियों को भी शामिल किया गया था। तो ये कहाँ दिया गया था ये पूछा गया, श्रावस्ती में या वैशाली में या राजगीर में या फिर कुशीनगर में। तो ये जो परमिशन मिला था ये मिला था आपको वैशाली में। ठीक है, ये वैशाली में मिला था, है ना। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत मिला था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये वैशाली में अनुमति मिला था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। जी हाँ, तो शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था आपका रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ वर्तमान में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो जून 1674 में हुआ था। ठीक है, जून 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्रपति शिवाजी को राज्याभिषेक जो किसने करवाया था, तो वो पंडित का नाम था दोस्तों, काशी के वो पंडित थे गंगा भट्ट। याद रखिएगा, गंगा भट्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गंगा भट्ट के द्वारा ये राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, और ये काशी के थे यानी वाराणसी के। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। जी हाँ, तो सबसे पहले मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। जी हाँ, तो एक नया जो संवत चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन के द्वारा। ऑप्शन के अनुसार, है ना, ऑप्शन के अनुसार लक्ष्मण सेन हो जाएगा। और लक्ष्मण सेन का जो कार्यकाल था वो 1178 से लेकर के 1206 ईस्वी का था। और लक्ष्मण सेन जो था दोस्तों, ये सेन वंश का था आपका, है ना। सेन वंश का ये चौथे शासक थे और इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था आपका, और इन्होंने एक नया संवत चलाया था। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम। जी हाँ, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम यहाँ पर पूछा गया। वो प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? 11 का हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां जो थे ये प्रथम मुस्लिम थे जो आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। तो 11 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और इनको जो फांसी दिया गया था वो 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, और इनको फांसी किस लिए दिया गया था? तो काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था 1925 ईस्वी में, है ना। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में, रेल डकैती, और इसी के वजह से इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर का रहा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए, दादा भाई जो नौरोजी थे ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है आपको। ठीक है, मतलब कि इनको श्रद्धा से लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय कह रहा है नहीं किया था किसका विरोध? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या फिर मूर्ति पूजा। तो किसका विरोध इन्होंने नहीं किया था दोस्तों? तो वो था पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, लेकिन बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया था और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था राजा राम मोहन राय।
ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। कब? तो 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा के लिए इन्होंने रोक लगाया था 1829 ईस्वी में। याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। कारक निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? 14 का हो जाएगा लोकमान्य तिलक। देखिए, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक के रूप में पुकारा जाता है। और इनको किसने कहा है भारतीय अशांति के जनक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो थे सर वैलेंटाइन सिरोल। याद रखिएगा, सर वैलेंटाइन, है ना, सर वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। और इन्होंने कहा था क्या? भारतीय अशांति का जनक किसे? तो लोकमान्य तिलक को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 15 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? जी हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कह रहा है कि भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था इसको अस्वीकार कर दिया था? तो 15 का हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपको 1936 में। और इसके जो जो 1936 में अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में 1935 को अस्वीकार किया था। आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, एक कथन है कि 1935 का जो अधिनियम था इसके बारे में किसने कहा था कि एक कार ऐसा है जिसमें ब्रेक तो है पर इसमें इंजन नहीं है? तो ये जो कथन है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था आपका 1931 में। 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है। ठीक है, तो किसने माना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका SC बोस, है ना, SC बोस के द्वारा माना गया है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 18 नंबर। कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? जी हाँ, साइमन कमीशन जो था ये इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। और ये भारत आया था आपका 1928 में। वो 1928 में ये बम्बई पहुंचा था। और इसमें 7 सदस्यीय दल थे और जितने भी दल थे वो सभी ब्रिटिश के दल थे, इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। तो क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो वो थे आपको लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को बाहर रखा था इससे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर का। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? जी हाँ, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपको भगत सिंह का। किसका कथन है? ये कथन है आपको भगत सिंह का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन था जो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो थे आपको स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। और यही वो स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने 1893 ईस्वी में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था आपको अमेरिका में, और उसकी भारत की तरफ से मतलब इन्होंने गए थे आपको। ठीक है, 1893 ईस्वी में जो शिकागो गए और उन्होंने वहाँ पर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और ये वही हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तकें हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर ही होगा? उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है दोस्तों, तो कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर, मकर पर, अटलांटिक पर या फिर विषुवत रेखा पर? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन जो होगा वो होगा आपका 21 का
आंसर नंबर कर्क रेखा पर। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यमुना नदी का उद्गम स्थल। जी हाँ, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कहाँ होगा। तो यमुना नदी जो निकलती है वो बंदरपूछ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ से, और यहीं पर यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ है। ठीक है, यमुना जो निकलती है यमुनोत्री हिमनद है, और वहीं पर बंदरपूछ है, वहीं से निकलती है आपको यमुना नदी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। कह रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। जी हाँ, विश्व वन क्षेत्र में, है ना। तो कह रहा है कि विश्व में जो वन है, जो जंगल है, सबसे अधिक जंगल किस, मतलब कि किस प्रकार के जंगल हैं। ऑप्शन है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष, शीतोष्ण पर्णपाती वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है ये दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। जी हाँ, तो देखिए भारत के जो 3 तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा राज्य हो जाएगा। तो ये जो राज्य है दोस्तों, मैं आपको इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बता दूं कि ये जो राज्य है आपका है, ये वाला राज्य है। ठीक है, उसका नाम है आपको त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है किससे? तो बांग्लादेश से। ये कौन सा देश है? तो ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, और इसके 3 साइड से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा राज्य। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। जी हाँ, तो देखिए जनगणना 2011 जो हुआ था, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो तो आपका बिहार का है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका 100 से कम है। तो 25 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर मिजोरम। मिजोरम का जो है जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 52 है। ठीक ना, मिजोरम का कितना है? 52 है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 26 नंबर। कह रहा है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। जी हाँ, तो वर्ष भर वहाँ रात और दिन कहाँ पर बराबर होगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? भूमध्य, नाम ही है भूमध्य, यानी कि बीच वाला भाग है। तो यहाँ पर क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। 12 घंटा का दिन होगा, 12 घंटा का रात होगा। नेक्स्ट है आपका कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, तो देखिए गुरु शिखर जो है ना, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आपको अरावली पर्वत दिखेगा, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर की ऊंचाई है आपको 1722 मीटर। याद रखिएगा 1722 मीटर, कई बार पूछा गया इसकी ऊंचाई, है ना। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये है आपको राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर ही है ये चोटी, ये है आपको राजस्थान में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, और राजस्थान के सिरोही जिला में है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो राजस्थान के सिरोही जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका 28 नंबर। कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, हिमनद मतलब कि हिम की नदियाँ। हिमनद किसे कहते हैं? हिम की नदियाँ, यानी कि बर्फ की नदियाँ। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, रुनडुन, गंगोत्री, या फिर केदारनाथ। तो 28 का हो जाएगा आपका गंगोत्री। निम्नलिखित में से जो सबसे बड़ा है वो है गंगोत्री, और इसी से गंगा निकलती है आपको, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। गंगोत्री जो हिमनद है ये लगभग 26 किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। और रुनडुन जो हिमनद है ये आपको 19 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। और कंचनजंगा जो हिमनद है ये आपका 16 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। और एक है आपका केदारनाथ, तो ये है आपको 14 किलोमीटर लगभग में आपको फैला हुआ है। लेकिन जो गंगोत्री है ये आपको 26 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि किस महासागर से सारगैसो संबंधित है। देखिए सारगैसो क्या है? तो 29 का जो हो जाएगा आपका आंसर। जो सारगैसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति पूछा जाता है कि कैसी है, तो इसकी जो आकृति है ना वो एस अक्षर की है।
आकृति कैसी है अटलांटिक महासागर की, तो एस अक्षर की है। अगर पूछे कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो वो आकृति की है, या फिर वृत्त की आकृति की है। अगर पूछ लिया जाए कि हिंद महासागर की आकृति कैसी है, तो ट्रायंगल की आकृति की है। ये तीनों आकृति आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सारगैसो जो संबंधित है वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ठीक है। देखिए सारगैसो जो है ना, इस क्षेत्र में सारगैसम से नाम पड़ा है सारगैसो, और सारगैसम जो है एक नाम की वनस्पति है, ठीक है। क्या है, एक वनस्पति मतलब पौधा है, और ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम पड़ गया है सारगैसो, ठीक है। सारगैसो सागर उसको नाम दे दिया गया है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। देखिए 2011 का जो जनगणना है, अभी तो यही पूछेगा आपको, जनगणना से फिक्स है कि 2 से 3 प्रश्न आपको पूछेगा, तो पूछेगा 100%, ठीक है। चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो, दोनों में जनगणना से प्रश्न आपको पूछेगा। कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर का रहा है, तो 2011 में सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में सबसे कम वृद्धि हुआ था, यहाँ मात्र 11% वृद्धि हुआ जनसंख्या, ठीक है। 11% मात्र वृद्धि हुआ, और सबसे अधिक जो हुआ था दोस्तों वो आपका बिहार में हुआ था, है ना। बिहार में सबसे अधिक नहीं कह सकते हैं, तो बिहार में कितना हुआ था, तो अगर पूछ लिया जाए बिहार में, तो बिहार में याद रखिएगा 25.4, ठीक है। 25.4% बिहार में वृद्धि हुआ था। तमिलनाडु में कितना हुआ था, तो 15.6% हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। और बंगाल में हुआ था 13.8%। तो ये आपका रहा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। जी हाँ, तो विकास का जो भारतीय मॉडल है ये आपको व्यक्ति और राज्य क्षेत्र की सुरक्षा करता है, ठीक है। किसको, तो व्यक्ति और राज्य क्षेत्र को। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, आपका 32 नंबर कह रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। जी हाँ, तो भारत में जो प्रथम बार कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपको 1862 ईस्वी में। कब हुई थी, 1862 में सबसे पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत किया गया था ये सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कागज क्यों मुद्रित कब किया गया, है ना, कागजी मुद्रा जारी किया कब, तो 1862 में, ठीक है। डेट आप सीधा सिंपल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार हिस्सा नहीं है। जी हाँ, कौन सा भारत में भूमि सुधार हिस्सा नहीं है। देखिए भूमि सुधार जो कानून आया था ये आपको आया था प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में, ठीक है। 1951 में ये संशोधन हुआ, और उसी समय भूमि सुधार कानून यहाँ पर जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया आपको, ठीक है। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। आपको पता है कि अनुसूचियों की जो संख्या है वो टोटल 8 थी पहले संविधान में, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में, और 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा जाता है भूमि सुधार कानून। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था, तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं जोड़ा गया था, है ना। तो 33 का हो जाएगा आपका कि बहुफसलीय योजना इसके अंतर्गत नहीं था। और क्या था, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इसमें किया गया था, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, और काश्तकारी भी सुधार किया गया था। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। सिंपल ये भी पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो भूमि सुधार कानून, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून है। कब हुआ था, तो 1951 में। कौन से संशोधन, तो प्रथम संशोधन। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर कह रहा है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। जी हाँ, तो वर्तमान जो मुद्रा प्रणाली है भारत में वो किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, मतलब कि वो योजनाबद्ध किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, तो वो हो जाएगा 34 का भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आरबीआई के द्वारा ये किया जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास कैमे नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 प्रश्न कह रहा है कि अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी।
देखिए, अपना गांव और अपना काम योजना कब प्रारंभ किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है योजना, और योजना के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1 जनवरी 1991 को ये शुरुआत किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, अपना गांव अपना काम योजना 1 जनवरी 1991। नेक्स्ट है कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है। जी हाँ, तो कौशल विकास पहल कब से क्रियाशील हुआ है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन आप देखिए, इसका मारिए कटाक से। 36 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मई 2007 में शुरू किया गया था कौशल विकास पहल, और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। जी हाँ, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है आपको विकासशील, है ना। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, न ही भारत विकसित है और न ही पिछड़ी हुई है, तो भारत कैसी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। जी हाँ, तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था, 1949 में इसका नियुक्ति किया गया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 38 का हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस। कौन थे, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हमारे अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए आपको मात्र 251 रुपये का सहयोग करना है हमारे 7857824310। यहाँ पर आपको 20 टेस्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितना भी अभी टेस्ट हुआ है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, उसके अलावा वीडियो मिल जाएगा, उसके अलावा जो भी और भी नोट्स वगैरह मिल जाएगा, उसके अलावा आपको करेंट अफेयर वहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो मात्र आपको 251 का आपको सहयोग करना है इसी नंबर पर भी करना है, और व्हाट्सएप भी यही नंबर है, गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से आप सहयोग करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। जी हाँ, हरित क्रांति, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि पूछेगा आपको। तो हरित क्रांति हुआ था आपको 1966-67 में, है ना। तो सबसे अधिक जो लाभान्वित जो फसल था, सर यहाँ पर राज्य पूछा गया है ना, फसल अगर पूछे तो गेहूँ हो जाएगा, ठीक है, फसल अगर पूछे तो हो जाएगा गेहूँ, है ना। दूसरा नंबर पे चावल और तीसरा नंबर पे मोटा अनाज। तो ये तीनों फसल को याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो फ़ायदा हुआ था तो बिहार को तो होगा ही नहीं, है ना, और राजस्थान ये वाला भी भाग नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में भी नहीं फ़ायदा हुआ था, पंजाब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसके बाद हरियाणा में हुआ था, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये जो क्रम है बिल्कुल सही है, सी नंबर याद रखिएगा कि जो क्रांति हुआ था हरित क्रांति, इसमें सबसे अधिक लाभान्वित जो राज्य हैं वो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के, तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे, यानी कि इसके पिता कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कृषि बीमा करता है, तो कृषि बीमा क्या करता है, जीआईसी, एलआईसी या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। कृषि बीमा जो है ना, ये कंपनी कृषि बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2002 अधिनियम 1956 के अधीन निगमित किया गया था। और ये जो बीमा कंपनी है ये कृषि बीमा करती है, क्या करती है, तो ये कृषि बीमा करती है, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि बीमा ये करती है। तो ऑप्शन में इसका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। और ये कब आया था, तो 1956 में आया था आपका कृषि बीमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार हम बता चुके हैं। अगर लोकसभा पूछ लिया जाए ना, तो लोकसभा का हो जाएगा न्यूनतम 25 वर्ष, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए लोकसभा 25 वर्ष, अगर पूछे कि राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। और अगर पूछे प्रधानमंत्री के लिए तो इसका भी होना चाहिए, पीएम के लिए तो 25 वर्ष, है ना, पीएम के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। लेकिन अगर पीएम राज्यसभा से है तो उसका कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा आपका, है ना। अगर राज्यसभा से है तो 25 वर्ष में नहीं बन पाएगा, है ना, उसको 30 वर्ष होना चाहिए उम्र। तो अगर लोकसभा से कोई पीएम बनते हैं तो उनका 25 वर्ष वो अगर हो गया है तो वो बन सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति और आपको उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल तीनों का न्यूनतम उम्र कितना है, 35, ठीक है। तीनों का न्यूनतम उम्र कितना है, 35। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इनका उम्र न्यूनतम कितना है, तो 25। सभी पूछा जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार, मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जी हाँ, तो मौलिक अधिकार का जो प्रथम प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है। मौलिक अधिकार जो है ना, ये भारत में भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो 12 से लेकर के 35 तक। मौलिक अधिकार लिया कहाँ गया है, तो यूएसए से लिया गया है आपको मौलिक अधिकार। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आंसर हो जाएगा आपका कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मूल कर्तव्य होता है, मूल उद्देश्य होता है। अगला है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पंचायती राज जो भारत में संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। और ये रहा दोस्तों आपका कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आपको सहयोग करना है ना, जो आपको नंबर दिया गया है। और ये नंबर आपको व्हाट्सएप का भी नंबर है और ये फ़ोनपे गूगल पे भी का नंबर है, इसमें आपको 251 का सहयोग करना है। और आपको पीडीएफ वीडियो नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा और ग्रुप में फिर आपको वहाँ पर हमेशा के लिए मिलते रहेगा। बस एक बार आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर भेज देना है। ठीक है, इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है, इसी नंबर पर आपको भेजना भी है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि जन गण मन। जी हाँ, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है और इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। देखिए, राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान गाया गया था वो आपको कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। और कह रहा है कि इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति कब मिला था, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी, पूरा डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है आपका 45 नंबर, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जी हाँ, जो हमारा दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसको जो दिया गया था वो 69वें संविधान संशोधन हुआ था भारत में 1991 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। जी हाँ, तो नीति निदेशक तत्व जो है ये भाग 4 में है आपका। इसका वर्णन किस में है, तो भाग 4 में है। और ये जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, और नीति निदेशक तत्व जो है इसमें वाद योग्य ये नहीं है। और ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया आपको संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली कई बार पूछा गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तभी आपको बताए थे मौलिक अधिकार लिया गया है ना। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची। हमारा जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट चलते हैं आपका 47 नंबर, कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का वो कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को, यानी कि जिसका उम्र कितना हो गया, 18 वर्ष, जो 18 वर्ष हो गया वो आपको वोट कर सकते हैं। पहले कितना था वोट देने की न्यूनतम उम्र, तो 21 वर्ष। ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये मतलब कि इसको क्या कहते हैं, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि गणतंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये शब्द को ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। अगर यहाँ पर गठन रहता है ना, यहाँ पर गठन रहता तो हो जाता आंसर 1953 ईस्वी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है पुनर्गठन, तो हो जाएगा 1956 ईस्वी। ठीक है। सबसे पहले जो राज्य में भाषा के आधार पर जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का 1953 में होता है। अगर पुनर्गठन पूछे तो 1956 हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 48 का, आंसर नंबर सी। और सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन किया गया था आपको कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। जी हाँ, देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है ना, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो भंग कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति इसको भंग करेंगे और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, और देखिए ये कितने अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जी इसको भंग कर देंगे। लेकिन ऐसे कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। नेक्स्ट है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, तो लोकसभा का जो मसौदा तैयार किया गया था, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी सिंपल पूछ लेगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपको B.R. अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे आपके। ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा सी नंबर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, कि वर्षा की जो बूंद होती है ना, वर्षा की जो बूंद होती है, बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा का बूंद कैसा होता है, गोला होता है, और ये गोल क्यों होता है, तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ठीक है। किसके वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, कि रडार में आता है। जी हाँ, जो रडार होता है दोस्तों, है ना, जो रडार होता है उसका क्या उपयोग होता है ना, उसमें क्या आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का, ऑप्शन पढ़िएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति का इससे ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रडार के द्वारा, तो रेडियो तरंग के द्वारा। ठीक है। वस्तुओं की स्थिति पता लगाई जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर, कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, है ना, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं। प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न, तो उसे कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहते हैं उसको, समस्थानिक उसको कहा जाता है, यानी कि आइसोटोप। ठीक है। चलिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका क्लास चलता है दोस्तों रात में 9 बजे से, है ना, डेली आपका रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलता है। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी आपको मिलते रहेगा, और जो क्लास होता है उसका भी लिंक आपको वहाँ पर शेयर किया जाता है। चलिए, तो प्रश्न है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 54 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका 55 नंबर, कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए है ना, यदि पिता का रक्त क्या है, ब्लड क्या है, ए ग्रुप का है, और माता का है ओ ग्रुप का है, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा। तो उसके पुत्र का जो रक्त होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ओ नंबर। ठीक है। ओ ग्रुप का होगा उसके पुत्र को। नेक्स्ट चलते हैं आपका 56 नंबर, कह रहा है कि एक सुई, है ना, एक सुई कह रहा है कि पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों। ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना। तो आखिर क्यों तैरता है, तो 56 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक है, इसके वजह से ऐसा होता है। तो 56 का हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, 57 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। 58 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जी हाँ, तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो क्या हो जाएगा 58 का, यानी कि सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन 58 का बी नंबर।
नेक्स्ट है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है, तो 59 का हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, कह रहा है कि हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीन कह सकते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 46 होती है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ दिया गया है, तो मैथ को हम यहाँ पर स्किप करते हैं और मैथ का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा कुछ दिन आप इंतज़ार करें और उसके बाद मैथ का भी आपका वीडियो आएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चलिए, स्पेन की राजधानी कहाँ है बताइए। देखिए, स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है। कहाँ है, मैड्रिड है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, वो स्पेन की मुद्रा क्या है, तो स्पेन की जो मुद्रा है वो हो जाएगा यूरो, है ना, क्योंकि ये यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। जी हाँ, तो भारतीय हीरा संस्थान, तो भारतीय हीरा जो होता है वो आपको सूरत में होगा, आपको सबसे ज़्यादा, है ना, सूरत में तराशा जाता है। तो 72 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सूरत। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 ईस्वी में हुई थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला, है ना, प्रथम वाला तो आपको पूछा ही जाएगा। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उसका नाम था आपको मीरा कुमार। और ये मीरा कुमार कहाँ की है, तो ये बिहार की ही थी। और ये 2009 ईस्वी में ये अपने पद पर चुनी गई थी। ठीक है, 2009 से लेकर के 14 तक ये रही थी। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस। जी हाँ, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 74 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी नंबर। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं, याद रखिएगा, 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिला दिवस कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका, और आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है। जी हाँ, तो लाइफ डिवाइन के जो रचयिता हैं वो हैं आपको अरविंद घोष। कहाँ गए, सी नंबर, अरविंद घोष। अरविंद घोष की कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि ह्यूमन साइकिल। क्या है, ह्यूमन साइकिल, है ना, ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल इनके पुस्तक का नाम है। तथा सावित्री, सावित्री भी इन्हीं के पुस्तक का नाम है। ठीक है, सावित्री हो गया, ये भी इनकी पुस्तक का नाम है, अरविंद घोष की। तो ये रहा आज का 75 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसका नीचे आपको आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। और अगर हमारे इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उसके लिए आपको 251 का सहयोग करना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसी नंबर पर सहयोग करना है, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है ना। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। वहाँ पर आपको जो भी क्लास हुआ उसका भी PDF मिल जाएगा, और आगे जो भी क्लास होगा उसका भी PDF, आपको नोट्स और वीडियो आपको वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और इसी प्रकार से आपका क्लास चलते रहेगा। आज का आपका टेस्ट नंबर 20 समाप्त हो गया, और सीटेट की भी क्लास चल रही है। तो अगर आपके जो भी हों दोस्त यार सगे संबंधी, उनको बता दीजिए सीटेट की भी क्लास चल रही है। तो उनका भी एडमिशन अभी चल रहा है, उसका भी क्लास भी स्टार्ट हो गया सीटेट का, है ना। और आज का जो टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 20 से समाप्त हो गया। ठीक है, टेस्ट नंबर 20 था आज, तो 20 समाप्त हो गया आपका। और कल जो टेस्ट होगा वो होगा आपका DLED BEd से संबंधित, क्योंकि हम एक दिन BEd DLED कर रहे हैं और एक दिन सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों आपका पैरेलल रूप से चलते रहे। तो कल होगा आपका BEd और DLED से संबंधित होगा आपका। ठीक है, तो कल याद रखिएगा BEd DLED रात में 9 बजे से लाइव जुड़ने के लिए आप नहीं भूलिएगा। तो कल रात 9 बजे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ये नंबर है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, वहां पे सभी PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ आपको काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी वहाँ मदद होगा, है ना। जो भी आपका PDF वगैरह है, और भी बहुत सारा PDF आपको नोट्स वहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।